नमस्ते अभिकुशलाम साथियों, आर्यावर्त सिविल सेवा आपका स्वागत करता है। आपका हमारे इस नवीनतम यूट्यूब वीडियो श्रृंखला जिसका नाम है डी कोडिंग राज आर्यावर्त के साथ, इस पर स्वागत है। डी कोडिंग राज इस यूट्यूब वीडियो श्रृंखला के माध्यम से हम भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय सरकार के उन तमाम नियम, कायदे, कानूनों को डिकोड करेंगे और वे कैसे काम करते हैं, उनका इतिहास क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस दौरान जो हमारी बेस बुक होगी, ये इंडियन पॉलिटी रिटन बाय एम लक्ष्मीकांत होगी। जी हाँ दोस्तों, डी कोडिंग राज आर्यावर्त के साथ इस वीडियो श्रृंखला के हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंडियन पॉलिटी का जो पहला चैप्टर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसे पढ़ाएंगे। इंग्लैंड के बहुत सारे व्यापारियों ने हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने के मोटिव से अपनी एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम रखा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी के व्यापारी जाते हैं महारानी एलिजाबेथ के पास, उन्हें खूब सारा नजराना भेंट देते हैं। इन नजरानों और भेंट से खुश होकर महारानी एलिजाबेथ ने इन कंपनी के व्यापारियों को हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने का पूरा एकाधिकार दे दिया। एकाधिकार यानी मोनोपोली, कि कोई अन्य अंग्रेजी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार नहीं कर सकती है। अगर वे व्यापार करना चाहेंगे सो दे विल हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर कोई व्यापारी बिना लाइसेंस के इस क्षेत्र में व्यापार करता है तो यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सोल राइट रहेगा कि उसके जहाज़ को लूट ले। लूटने के बाद जो आधा माल रहेगा अपने पास रखे और आधा माल इंग्लैंड की महारानी को भेज दे। कंपनी के व्यापारियों ने हिंदुस्तान के साथ कई सैकड़ों सालों तक व्यापार किया, पर 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद और 1765 के बक्सर के युद्ध में जो उन्हें विजय मिली, इसके बाद कंपनी अब सिर्फ व्यापारिक कंपनी न रहते हुए अब एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई है। कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और अवध यानी कि आज का उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर कब्जा कर लिया। जैसे ही कंपनी ने यहाँ के नवाबों को हराया, अब कंपनी एक राजा का रोल अदा करने लगी। जो कंपनी के व्यापारी थे, इन्होंने हिंदुस्तानियों से टैक्स वसूलना शुरू किया। इससे तो आपको लग रहा होगा कि कंपनी काफ़ी मुनाफे में चली गई होगी, पर दोस्तों होता है ठीक इसका उलट। जो कंपनी थी ये जाने लगी घाटे में, क्योंकि जैसे ही कंपनी के नौकरों को हिंदुस्तान में एक राजा का रोल अदा करने का मौका मिला, उन्होंने शुरू कर दिया करना करप्शन। वे जो टैक्स का पैसा मिलता था उसे अपनी जेब में डालने लगे। वे उस पैसे को इंग्लैंड में बैठे कंपनी के मालिकों को नहीं भेजते थे, बल्कि अपने जेब में डाल लेते थे। इसके बाद वे दूसरा काम क्या करते थे, कंपनी के नौकर, कंपनी के नुमाइंदे, ये कंपनी का व्यापार न करते हुए खुद का प्राइवेट ट्रेड करते थे। प्राइवेट ट्रेड यानी कि निजी व्यापार। वे अपने नाम से माल खरीदते थे, अपने नाम से माल को अपनी जहाज़ों से बेचते थे। इससे होता क्या था, इस ट्रेड से जो प्रॉफिट होता था ये कंपनी को न जाते हुए इन व्यापारियों की जेब में आता था। इससे यह व्यापारी तो अमीर बन रहे थे, पर जो कंपनी थी ये घाटे में जाने लगी। अब तीसरी चीज़ होती क्या है, ये जो कंपनी के नुमाइंदे थे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानियों के साथ किसी न किसी वार में हमेशा एंगेज रहते थे। इसकी वजह से जो कंपनी को फ़ायदा होता था हिंदुस्तान से वसूले जा रहे टैक्स से, वह पूरा का पूरा पैसा खर्च हो जाता था। और चौथी चीज़ बंगाल में क्या होती है, कंपनी के व्यापारियों ने इतना गंदा मिसमैनेजमेंट किया बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, और इसी के साथ सोने पे सुहागा यह होता है कि बंगाल में अकाल पड़ जाता है, जिसकी वजह से बंगाल की 1/3 आबादी मारी जाती है। अब भैया जब किसान ही नहीं रहेंगे तो कंपनी के जो व्यापारी उनको टैक्स कौन देगा, कंपनी के व्यापारियों का काम कौन करेगा। इसकी वजह से भी कंपनी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अब होता क्या है, कंपनी के जो मालिक, जो डायरेक्टर इंग्लैंड में बैठे थे, इन सभी आर्थिक समस्याओं से उबरने के लिए वो जाते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास। बैंक ऑफ इंग्लैंड एक गवर्नमेंट बैंक था, उसके पास जाते हैं, उससे अरबों डॉलर्स का लोन लेते हैं कि भैया हमें अपना बिज़नेस सुधारना है, क्योंकि हम बैंकरप्ट हो गए हैं, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं रहा है कि हम अपने कंपनी के नौकरों को कुछ पेमेंट तक दे सकें। और दोस्तों, जो कंपनी को हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिला था, यह एकाधिकार मुफ्त में नहीं मिला था। इसके लिए कंपनी के व्यापारी हर साल इंग्लैंड के पार्लियामेंट को करोड़ों पाउंड दिया करते थे। अब होता क्या है, 1767 से कंपनी इस अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रही थी। कंपनी इंग्लैंड के पार्लियामेंट को यह रकम दे नहीं पा रही थी। इन सभी तमाम चीज़ों को देखते हुए, और चूँकि बैंक ऑफ इंग्लैंड जिसने अभी अभी कंपनी को लोन दिया, यह भी एक गवर्नमेंट बैंक था, तो अब होता क्या है,
अब कंपनी के इस व्यापार में एक नया आदमी आ जाता है। कौन ये नया आदमी है? इंग्लैंड का पार्लियामेंट। अब इंग्लैंड का पार्लियामेंट फटाक से आता है, कहता है भाई जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, नेशनल इम्पोर्टेंस की कंपनी है, राष्ट्रीय महत्व की कंपनी है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि ये हर साल इंग्लैंड को काफ़ी सारा टैक्स देती है, इंग्लैंड को काफ़ी सारा पैसा भेजती है। तो यह इंग्लैंड के पार्लियामेंट का परम कर्तव्य बनता है कि इस कंपनी के मैनेजमेंट को सुधारे। इसके लिए जो इंग्लैंड का पार्लियामेंट है एक पिट्स इंडिया एक्ट 1773 पारित करता है। जी दोस्तों, जब यह एक्ट पारित किया गया तो जो इंग्लैंड में बैठे जो कंपनी के मालिक थे उन्होंने इसका खूब विरोध किया। उन्होंने इंग्लैंड के पार्लियामेंट को कहा अगर कंपनी में कोई दिक्कत है, कोई मिसमैनेजमेंट है तो इसे सुधारना हमारा काम है, न कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट का। पर जी दोस्तों, इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने कंपनी की एक नहीं सुनी, क्योंकि भैया कंपनी तो इंग्लैंड की है। कंपनी को किसने लोन दिया? इंग्लैंड के लोगों ने दिया है। कंपनी को जो मोनोपोली मिला था हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने का, यह भी इंग्लैंड की महारानी ने दिया। इसीलिए कंपनी की एक नहीं सुनी गई और इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने 1773 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित कर दिया। पिट्स इंडिया एक्ट 1773 के प्रावधान निम्नानुसार थे। कंपनी के डायरेक्टरों से इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने कहा भैया अब जो भी तुम हिंदुस्तान में राजस्व, दीवानी और सैन्य प्रशासन का काम करोगे उससे रिलेटेड लिए गए डिसीजन को आपको हमें बताना पड़ेगा, ताकि हम आपको कोई भी गलत कदम उठाने से रोक सकें, आपको राय बात दे सकें। क्योंकि इंग्लैंड के पार्लियामेंट का मानना था जो राज करना यह काम इंग्लैंड के पार्लियामेंट का है, ना कि हिंदुस्तान में बैठी एक कंपनी का काम है। इसलिए उन्होंने यह प्रावधान इसमें ऐड किया। इस एक्ट के दूसरे प्रावधान को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। उस समय कंपनी का राज हिंदुस्तान में मुख्यतः 3 स्थानों पर चलता था, बंगाल, मद्रास और बम्बई। इन तीनों स्थानों पर राज करने के लिए कंपनी के डायरेक्टरों ने एक एक गवर्नर की नियुक्ति की थी। यह सभी के सभी गवर्नर इक्वल इन पावर थे। किसी भी गवर्नर का किसी भी अन्य गवर्नर पर कोई अधिकार नहीं था। ये सभी के सभी गवर्नर अपने एरियाज़ में डिसीजन ले सकते थे, अपने एरियाज़ में लॉ बना सकते थे, पर इसमें कोई भी अन्य गवर्नर आपत्ति नहीं जता सकता था। जब भी कभी किसी व्यापार से रिलेटेड मेजर डिसीजन लेना होता था, जब भी कोई वार से रिलेटेड डिसीजन लेना होता था, तो यह तीनों गवर्नर की एक काउंसिल थी जिसे कहा जाता था गवर्नर इन काउंसिल। वहाँ पर ये तीनों गवर्नर बैठा करते थे और मिलकर बहुमत के आधार पर डिसीजन लिया करते थे। पर इससे दोस्तों होता क्या था, कभी कभी इन तीनों गवर्नर्स का आपस में फाइट हो जाता था और ये तीनों गवर्नर किसी भी डिसीजन पर पहुंच नहीं पाते थे। इससे होता क्या था, इससे जो कंपनी का व्यापार काफ़ी हद तक प्रभावित होता था। इसलिए 1773 के पिट्स इंडिया एक्ट में इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने कहा अब जो बाकी के 2 गवर्नर होंगे मद्रास और बम्बई के, ये गवर्नर बंगाल के गवर्नर के नीचे होंगे। इसलिए उन्होंने बंगाल के गवर्नर को क्या कहा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की अपनी एक खुद की काउंसिल होगी जिसके अंदर 4 मेंबर होंगे। ये 4 मेंबर और गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल में इंडिया से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेंगे वो मिलकर लेंगे, बहुमत के आधार पर लेंगे। इसी के साथ साथ इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने कंपनी के व्यापारियों द्वारा किए जा रहे निजी व्यापार पर पूरी की पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और कर्मचारियों के पगार को बढ़ा दिया। क्योंकि जो कर्मचारियों का पगार था ये बेहद कम था, इसलिए जो कर्मचारी थे ये निजी व्यापार किया करते थे। पर अब जब पगार बढ़ा दिया जाएगा तो कोई भी व्यापारी निजी व्यापार नहीं करेगा। और इसी के साथ साथ अगर कोई व्यापारी निजी व्यापार में पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा देने के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश सहित 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस कोर्ट में अंग्रेज़ और भारतीय सभी न्याय के लिए आ सकते थे। अंग्रेज़ के ऊपर भी केस किए जा सकते थे और इसी के साथ साथ इंडियंस के ऊपर भी केस किए जा सकते थे। कंपनी के व्यापार को और कंपनी के मैनेजमेंट को सुधारने वाला यह था पिट्स इंडिया एक्ट। मुझे दोस्तों पूरा विश्वास है कि ये एक्ट आपको अच्छी तरह से समझा होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे हमसे बेहिचक अपने डाउट को पूछ सकते हैं। हम आने वाले वीडियोस में उसका उत्तर ज़रूर देंगे। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद। आप बने रहिए आर्यावर्त के साथ।